हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम ये जो है कंप्यूटर अनुदेशक का हमारा लेक्चर 15 है, जिसमें हम और इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, और वो है आपका बेसिक ऑफ ओप्स एंड इट्स कॉन्सेप्ट। एक तो ये मेन टॉपिक जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, और एक यहाँ पर दूसरा जो टॉपिक है वो है आपका IDE एंड इट्स एडवांटेज। ये जो पॉइंट है, ये टॉपिक, ये भी एक छोटा सा टॉपिक है जो इसी वीडियो में हम कवर कर लेंगे, क्योंकि ये भी आपके सिलेबस में, ठीक है। तो ये जो दो टॉपिक है मेनली यहाँ पर इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला वो टॉपिक हमारा बेसिक ऑफ ओप्स। ओप्स के जो बेसिक है वो सीखेंगे, साथ ही इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो यहाँ पर इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पर देखिएगा, जो हम सबसे पहले तो यहाँ पर बात करते हैं बेसिक ओप्स की, ठीक है। तो ओप्स क्या है? एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओप्स का फुल फॉर्म क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये, ठीक है। इसका मतलब नाम से आपको पता चल रहा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब कि इसमें ऑब्जेक्ट्स का यूज किया जाता है इसमें, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, उसको समझने से पहले यहाँ पर देयर आर 4 पैराडिज्म ऑफ प्रोग्रामिंग। यहाँ पर मतलब कह सकते हैं हम कि जो प्रोग्रामिंग है इसके 4 रूप हैं, 4 प्रारूप है, वो थोड़ा सा पहले हम जानेंगे यहाँ पर, ठीक है। एक पहला प्रारूप जो है वो है आपका प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग, और एक दूसरा है लॉजिकल प्रोग्रामिंग, तीसरा है फंक्शनल प्रोग्रामिंग, और चौथा है यहाँ पर उप्स प्रोग्रामिंग, जिसको यहाँ पर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, हमारा जो सिलेबस है उसमें ये उप्स प्रोग्रामिंग है, इसको हम यहाँ पर दे रखा है, केवल इसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उप्स को समझने से पहले हमें जो है एक बार इस प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग को जो है इसको भी समझना पड़ेगा थोड़ा सा। इसका जो है, जब इसको थोड़ा सा समझ लेंगे तभी जाके आप जो है अच्छे से उप्स को समझ पाएंगे, ठीक है। तो हम थोड़ा सा बेसिक इसको भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, प्रोसीड्यूरल को, और उसके बाद में उप्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम क्या, मैंने आपको बताया कि जो प्रोग्रामिंग है उसके 4 प्रारूप है, एक तो प्रोसीड्यूरल, एक लॉजिकल प्रोग्रामिंग, एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग, एक उप्स प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो इस वीडियो में हम जो है उप्स प्रोग्रामिंग को कवर करेंगे। किसको? उप्स को, क्योंकि हमारे सिलेबस में उप्स प्रोग्रामिंग है। लेकिन उप्स के साथ जो यहाँ पर प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग है, इसको भी थोड़ा सा कवर करेंगे, क्योंकि इसको समझेंगे तभी जाके हमारे उप्स समझ में आएगी, ठीक है। साथ ही इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उप्स के, वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे, इसके फीचर्स कवर करेंगे उप्स के। साथ ही यहाँ पर जो है उप्स प्रोग्रामिंग में और जो प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग, इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस भी हम देखेंगे। इसके अलावा इस वीडियो में हम, जो मैंने दूसरा टॉपिक बताया था, IDE और इसके जो एडवांटेज हैं, एडवांटेज, ठीक है, वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे, ठीक है। तो शुरुआत सबसे पहले करते हैं उप्स की। उप्स क्या होता है? व्हाट इज उप्स? देखिएगा, उप्स, द फुल नेम ऑफ उप्स इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उप्स का पूरा नाम क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। कई बार यही क्वेश्चन बन जाता है कि उसका फुल फॉर्म यहाँ पर निम्न में से कौन सा है, तो नाम ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पर देखिएगा, इसमें ऑब्जेक्ट्स, नाम से पता चल रहा है इस प्रोग्रामिंग में जो है ऑब्जेक्ट्स का उपयोग किया जाता है। किसका? ऑब्जेक्ट्स का उपयोग किया जाता है। ये तो मेन जो डिफरेंस है इसका, वो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इट इज ए पैराडिज्म ऑफ प्रोग्रामिंग। ये एक प्रोग्रामिंग का ही एक प्रारूप है या रूप है, विच इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जो कि क्या करता है, जो कि किस पे बेस्ड है? कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट पर बेस है। इसमें ऑब्जेक्ट्स का उपयोग करके इस प्रोग्रामिंग को किया जाता है। इट इंक्लूड बोथ डेटा एंड फंक्शन। इसमें डेटा और फंक्शन दोनों इंक्लूड होते हैं उसके अंदर। पॉइंट ध्यान रखिएगा जो भी मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ है डायरेक्ट किसी भी प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इन दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग इज डन अकॉर्डिंग टू रियल वर्ल्ड एंटिटी। जो ये प्रोग्रामिंग है उप्स, ये रियल वर्ल्ड एंटिटी के अकॉर्डिंग इसको जो है यहाँ पर किया जाता है, इसको पूरा किया जाता है, ठीक है। इन दिस द प्रोग्रामर कैन मेक ए रिलेशनशिप बिटवीन द वन ऑब्जेक्ट एंड अनदर ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बताया कि ये ऑब्जेक्ट बेस्ड एक प्रोग्रामिंग है, जिसमें जो प्रोग्रामर है वो क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में जो है एक रिलेशनशिप क्रिएट कर सकता है, ठीक है। द शॉर्टकमिंग ऑफ प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग हैव बीन रिमूव्ड इन दिस प्रोग्रामिंग पीरियड। यहाँ पर देखिएगा, जो मैंने आपको बताया था कि प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग, ये इसका जो है एक लोअर वर्जन है, आप कह सकते हैं लोअर वर्जन है उप्स प्रोग्रामिंग का। और जो प्रोसीड्यूरल में जो जो एरर्स थी, जो ओवरकम्स, जो फॉल्ट्स थे, उनको यहाँ पर सुधार कर इसमें अपडेट किया गया उप्स के अंदर, और उसको नाम दिया गया आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है।
ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, प्रोग्रामिंग कौन कौन कहाँ पे यूज की जाती है, ये आपकी जावा के अंदर यूज की जाती है। सी प्लस प्लस में आपकी सिर्फ आप कह सकते हो जावा जो है एक प्रकार की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उप्स लैंग्वेज। आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है एग्जाम्पल देखिए, निम्न में से कौन सी उप्स लैंग्वेज का प्रकार है या उप्स लैंग्वेज है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दे दिया जाएगा जावा, ठीक है, एक दे दीजिएगा सी, एक दे दीजिएगा सी प्लस प्लस, और एक दे दिया जाएगा आपको पाइथन दे दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको छांटना है कि कौन सा उप्स लैंग्वेज नहीं है इनमें से। तो आपको यहाँ पर जो सी है ये उप्स लैंग्वेज नहीं है, बाकी जावा है, सी प्लस प्लस है, पाइथन है, ठीक है, और सी है जे। इसके बाद में यहाँ पर देखिएगा PHP, पर्ल एंड स्विफ्ट ETC, ये सारे के सारे जो है उप्स लैंग्वेज के टाइप हैं, उप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये मैंने पिछले वीडियो में बता रखा था वैसे, ठीक है। वहीं यहाँ पर अगर मैं प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग की बात करता हूँ तो यहाँ पर प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग इज आल्सो ए प्रोग्रामिंग पैराडिग्म, ये भी एक प्रोग्रामिंग का ही जो है प्रकार है, लैंग्वेज का प्रकार ही है, इन विच द इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोग्राम इज रिटन इन ए सीक्वेंस। इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन लिखे जाते हैं प्रोग्राम, वो एक सीक्वेंस में लिखे जाते हैं। कैसे लिखे जाते हैं? एक सीक्वेंस में लिखे जाते हैं। इन दिस ऑल द इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड वन बाय वन, और इसमें जो इंस्ट्रक्शन जो हम लिखते हैं सीक्वेंस में, वो क्या होते हैं, वन बाय वन जो है एग्जीक्यूट होते हैं। पहले ये वाला एग्जीक्यूट होगा, फिर ये एग्जीक्यूट, फिर ये एग्जीक्यूट, इस तरीके से वन बाय वन एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ पर देखिएगा इन दिस प्रोग्रामिंग द होल फोकस इज ऑन द फंक्शंस, और इसमें जो पूरा का पूरा फोकस होता है फंक्शंस पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें फंक्शंस अवेलेबल होते हैं। उस पर वाली में मैंने क्या बताया था, इसमें जो उस लैंग्वेजेस के अंदर, इसके अंदर आपके जो है बोथ डेटा एंड फंक्शंस दोनों अवेलेबल होते हैं। ध्यान रखिएगा ये डिफरेंस है इनका, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा इट आल्सो कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, क्या कहते हैं इसको, स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज भी इसको कहा जाता है। किसको? प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग को। प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग इज यूज बाय द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कौन कौन सी लैंग्वेज के द्वारा ये यूज की जाती है? ये जो सी मैंने बताया, सी लैंग्वेज है, कोबाल है, पास्कल है, बेसिक एंड फोर्ट्रन, ये सारे के सारे जो है किसको यूज करते हैं, ये प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग का एक एग्जाम्पल है, या इसको आप कह सकते हैं प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये ध्यान रखिएगा, ये डिफरेंस है उसमें उप्स में और प्रोसीड्यूरल में। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करते हैं अब उप्स की। अब हमने डिफरेंस जान लिया, थोड़ा सा बेसिक जान लिया कि प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, और उप्स क्या होती है, ठीक है। और कौन कौन सी निम्न में से जो है एग्जाम्पल है प्रोसीड्यूरल का, और जो यहाँ पर उप्स है उसका, ठीक है। डायरेक्टली यहीं से क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है कि निम्न में से कौन सा प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एग्जाम्पल है और कौन सा उप्स का लैंग्वेज है। तो नाम ध्यान रखिएगा, सी, कोबाल, पास्कल, बेसिक, फोर्ट्रन, ये सारे के सारे प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है, जो मैंने बताया था कि हमने जो इंट्रोडक्शन है उप्स का, वो देख लिया कि उप्स लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है। उप्स लैंग्वेज जो है क्या होती है। अब यहाँ पर इसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन खूब ज़्यादा बनते हैं। तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ उप्स को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिस्ट है वो दे रखी है आपके साथ में, जो कॉन्सेप्ट है या जो उप्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनकी लिस्ट, टोटल में 6 यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट उप्स के अंदर हम यूज करते हैं। पहला जो है वो है आपका ऑब्जेक्ट्स, दूसरा है क्लासेस, तीसरा है इनहेरिटेंस, तीसरा है पॉलीमॉर्फिज्म, चौथा है पॉलीफॉर्मिज्म, और यहाँ पर पांचवा है एब्स्ट्रैक्शन, और छठा है एनकैप्सुलेशंस। ये आपके टोटल 6 कॉन्सेप्ट होते हैं जो उप्स के अंदर यूज किए जाते हैं, और यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं आपके इन 6 से, ठीक है। वन बाय वन हम इनको डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि उप्स जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम है, उसके अंदर टोटल जो है कितने जो आपके सब मतलब कि ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कितने आपके कॉन्सेप्ट होते हैं। तो इनके अंदर टोटल 6 कॉन्सेप्ट होते हैं। एक तो ऑब्जेक्ट मैंने बता दिया, एक क्लास, एक होता है इनहेरिटेंस, एक होता है पॉलीमॉर्फिज्म, एक होता है एब्स्ट्रैक्शन, और एक एनकैप्सुलेशन, ठीक है। इन सभी को वन बाय वन हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्लास वैसे मैंने पिछले एक वीडियो में बताया था आपको थोड़ा बेसिक उसका, तो वही ऑब्जेक्ट क्लास यहाँ पर भी थोड़ा सा एक बार फिर से मैं डिटेल में मतलब थोड़ा सा बेसिक इसका बता देता हूँ। सबसे पहले ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। द ऑब्जेक्ट इज द रियल टाइम एंटिटी हैविंग सम स्टेट्स एंड बिहेवियर। ऑब्जेक्ट क्या है? एक रियल टाइम एंटिटी होती है जिसके कुछ स्टेट्स यानी कुछ अवस्थाएं होती है, कुछ बिहेवियर्स, उसके कुछ बिहेवियर्स होते हैं। इन जावा ऑब्जेक्ट इज
an instance of the class having the instance variables like the state of a object and the method as the behavior of the objects. The object of a class can be created by using the new keyword in Java programming language. देखिएगा सिंपल भाषा में ऑब्जेक्ट और क्लास को मैं थोड़ा सा यहाँ पर, अभी ऑब्जेक्ट ये लैंग्वेज शायद आपको समझ में नहीं आएगी, तो अभी यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एक डायग्राम के जरिए हम समझते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट और क्लास क्या होती है? देखिए क्लास एक होती है आपका, मतलब कि एक यहाँ पर मान लीजिए एक स्टूडेंट नाम का कोई क्लास, एक स्टूडेंट है नाम के आपने क्लास क्रिएट किए। क्लास मतलब कि कह सकते हो कि ब्लूप्रिंट। मान लीजिए आपने जो है कोई गाड़ी बनानी है, आपने मान लीजिए कोई भी, मान लीजिए मारुति की गाड़ी बनानी, मारुति की गाड़ी जो है कोई भी कार है, ठीक है, कार, उसको तैयार करके बाजार में उतारना है। तो उसको तैयार करने के आप डायरेक्ट ही जो है उसको तैयार कर देंगे। कोई नया मॉडल मान लीजिए आपको मारुति का निकालना है, तो आप क्या बिना सोचे समझे उसको थोड़ी मार्केट में बना के झट से फैक्ट्री में गए और बना दिया वैसे। तो वो क्या होता है कि उसके लिए पहले आपको एक ब्लूप्रिंट तैयार करना पड़ेगा। क्या तैयार करना पड़ेगा? ब्लूप्रिंट तैयार करना पड़ेगा कि हाँ ये हमारा इस तरीके से इसकी डिज़ाइन होगी, ये यहाँ पर जो है ये चीज़ें होंगी, ये फीचर्स होंगे इसमें। तो वो सारा का सारा जो ब्लूप्रिंट होता है एक क्लास होती है, वो क्लास में हम डिफाइन करते हैं उसको। यहाँ पर देखिएगा, एक क्लास इज ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच हैविंग कॉमन प्रॉपर्टीज। यानी कि क्लास हम जो है एक ब्लूप्रिंट मान लीजिए इसमें हमने तैयार कर लिया, कोई गाड़ी है मारुति की, ठीक है, उसका, तो वहाँ पर उसमें अब मारुति की गाड़ी है, उसमें हमने जो है क्या कर लिया, ये ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया मारुति की गाड़ी का, ठीक है। कोई नाम दे दिया इसको कि ये मारुति की कोई गाड़ी है, या फिर कोई नया वर्जन जो आपने निकाल रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए XYZ नाम की कोई गाड़ी आप नया जो है डिजाइन करना चाहते हैं, तो ये आपकी क्या हो गई, क्लास हो गई। अब क्लास में क्या होता है कि उसकी मारुति, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसके जो मतलब कि स्टेट्स क्या है, उसके बिहेवियर्स क्या होंगे उस गाड़ी के, उसके कॉन्सेप्ट क्या होंगे, यानी कि क्या क्या फीचर्स आप जैसे उसमें ऐड करना चाहते हैं, जो फीचर्स होंगे, जो उसके बिहेवियर्स होंगे, ठीक है, तो वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं आपके। क्या कहलाते हैं? ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर ये लाइन इसीलिए लिखी हुई है कि ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास हैविंग द इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए एक एग्जांपल में दे रखा है कि जो क्लास नाम, एक क्लास है जिस किस नाम से, स्टूडेंट नाम से क्लास क्रिएट कर दी गई है। क्या कर दी गई है? स्टूडेंट नाम की क्लास क्रिएट कर दी गई है। अब स्टूडेंट नाम की क्लास में क्या क्या हो सकते हैं, उस स्टूडेंट के उसके स्टेट्स होते हैं, स्टेटस मतलब कि उसके जो स्टेट्स हैं वो हो सकते हैं कि उसका नाम क्या हो गया, उसका एज क्या हो गई उस स्टूडेंट की, उसका कलर क्या हो गया, ठीक है, और उसके बिहेवियर्स हो सकते हैं उसके अंदर, जिसमें ईटिंग ड्रिंकिंग क्या करता है, वो रनिंग कैसे करता है, कि रनिंग से रिलेटेड उसका बिहेवियर आ गया, ईटिंग बिहेवियर आ गया। तो यहाँ पर देखिएगा ये सारे के सारे जो है, जो क्लास में जो हम ऐड करते हैं उसकी स्टेट्स, जो यहाँ पर जो बिहेवियर्स हो गए उसके, ठीक है, जिसकी उसका कलर हो गया, ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो इन चीज़ को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। तो क्लास और ऑब्जेक्ट्स का मतलब आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ अगर मैं बात करता हूँ तो मैंने बताया दिया कि क्लास जो है क्या होती है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स की। क्लास एक अगर क्लास है तो उसके अंदर काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। क्लास जो है इसमें काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। यहाँ पर इट इज़ ए टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट आर क्रिएट। ये एक तरीके से टेम्पलेट, मैंने आपको बताया कि एक टेम्पलेट एक ब्लूप्रिंट होता है। जैसे कि हमने मारुति गाड़ी तैयार करनी है, कोई भी नया मॉडल, तो उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार किया तो उसको क्लास बोलते हैं। और जब उसके प्रॉपर्टीज जो हमने डिफाइन की है, उस गाड़ी में क्या क्या फीचर्स चाहिए, क्या क्या जो है सुविधाएं होगी, उनको बोलते हैं आप ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। समझ में आ गया? यहाँ पर इन अदर वर्ड, ए क्लास इज ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूटिंग द सेम बिहेवियर विल कम अंडर द सेम ग्रुप। यानी कि जो सेम बिहेवियर की जो चीज़ें हैं वो एक ग्रुप के अंदर जो है आ जाएगी, दूसरे बिहेवियर की जो अलग जो बिहेवियर है उनको अलग ग्रुप में रख दिया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर एक क्लास में। अब यहाँ पर पहला हमने देख लिया क्लास, ऑब्जेक्ट देख लिया हमने, ऑब्जेक्ट क्या होता है ऑब्स के अंदर, और क्लास क्या होती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट और क्लास हमने देख लिया। अब यहाँ पर तीसरा जो इसका कॉन्सेप्ट होता है ऑब्स का, ये हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं अभी, और यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान रखिएगा। अब तीसरा जो कॉन्सेप्ट आता है वो होता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस होता क्या है ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए, इनहेरिटेंस इज अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एक महत्वपूर्ण जो है कॉन्सेप्ट है ऑब्स का,
और यहाँ पर इनहेरिटेंस इन जावा इज ए मैकेनिज्म बाय विच वन क्लास एक्वायर द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ द पेरेंट क्लास। सिंपल भाषा में बात करें तो यहाँ पर देखिएगा इनहेरिटेंस होता क्या है। मैं एक डायग्राम आपके सामने दिखाता हूँ, ये वाला। ये मान लीजिए पेरेंट्स हैं, ये जो है पेरेंट्स, मतलब एक कपल है, एक दंपति आप कह सकते हैं, ठीक है। दंपति से जो यहाँ पर चाइल्ड उत्पन्न होता है या पैदा होता है, तो जो बच्चा पैदा होता है उसके जो अंदर जो हमने देखा होगा कि बोलते हैं ना कि ये जो बच्चा है ये माँ पे गया है बाप, तो कुछ लक्षण जो गुण आते हैं, जो कुछ प्रॉपर्टीज जो है उस बच्चे के अंदर उस कपल्स के उस दंपति की जो है आ जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं आनुवंशिक लक्षण, ठीक है। तो वो क्या आते हैं पेरेंट्स से आते हैं हमें, ठीक है। तो वही चीज़ क्या होती है इनहेरिटेंस कहलाती है। यानी कि मान लीजिए ये एक आपकी जो है प्रॉपर्टी, एक मतलब कि फंक्शन है ये मान लीजिए, और इसके जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो आपके दूसरे फंक्शन में जो है आ गए हैं या ट्रांसफर हो जाते हैं, उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं जावा की, इसमें उप्स में या प्रोग्राम, इस उप्स प्रोग्रामिंग में, ठीक है। तो समझ में आएगा इनहेरिटेंस क्या होता है। यानी कि यहाँ पर देखिएगा इस लाइन में क्या बोला गया है, इनहेरिटेंस इन जावा इज मैकेनिज्म बाय विच वन क्लास एक्वायर द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर टू द पेरेंट क्लास। यानी कि जो क्लास होती है, मान लीजिए एक क्लास ये है, एक क्लास ये है, तो इस क्लास की जो प्रॉपर्टीज है वो आपकी किसके द्वारा एक्वायर कर ली जाती है, दूसरी बी नाम की क्लास की। ए नाम की क्लास की जो प्रॉपर्टीज है मान लीजिए अगर बी नाम की क्लास में आ जाती है, तो ये जो मैकेनिज्म है ये आपकी क्या कहलाती है, इनहेरिटेंस कहलाती है, ठीक है। इट एसेंशियली क्रिएटेड ए पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेज। मैंने आपको बताया एक तरीके से पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप ये कहलाता है, जिसमें यहाँ पर अगर बात करते हैं थोड़ा सा आगे और डिटेल्स में, तो देखिएगा इन जावा वी यूज इनहेरिटेंस मेनली फॉर कोड रीयूजेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी। अब यहाँ पर ऐसा क्यों करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर देखिएगा मैंने आपको बताया कि हम जो है प्रोग्राम में क्या करते हैं, इनहेरिटेंस में एक क्लास की जो प्रॉपर्टीज है उनको दूसरी क्लास में शिफ्ट कर देते हैं, दूसरी प्रॉपर्टीज को तीसरी क्लास में शिफ्ट कर देते हैं, तीसरी की चौथी में, ठीक है। इस तरीके से इनहेरिटेंस चलता रहता है। इनके टाइप्स भी वो भी हम डिस्कस करें। तो ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है। तो इसका करने का जो मेन रीजन है वो है, एक तो कोड रीयूजेबिलिटी को कम करता है। यानी कि हम अगर मान लीजिए इस क्लास की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है, इस क्लास की प्रॉपर्टीज जो है वही वैसी ही कुछ प्रॉपर्टीज जो है इस क्लास में भी है, और तीसरी क्लास में भी है, चौथी क्लास में भी कुछ गुण जो है जो पहली क्लास में भी मिल रहे हैं, दूसरी क्लास में भी सेम है, तीसरी में भी, चौथी में भी जो क्लासेज हैं उनमें सेम है। मान लीजिए यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया एक आपके सामने ये है, अब यहाँ पर देखिएगा ये क्लास है आपकी, ठीक है, मान लीजिए। अब यहाँ पर स्टूडेंट का जो एक क्लास ये हो गई स्टूडेंट की, ठीक है, एक क्लास ये हो गई। अब इसमें नेम अलग अलग हो सकता है, ठीक है। ये नेम इसमें सोफिया है, इसमें जॉन है, इसमें आपका क्या है लिली है। अब यहाँ पर नेम अलग है, यहाँ पर क्या है इसमें एज भी अलग है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर मेल है, ये सेक्स फीमेल है, और ये आपका यहाँ पर सेक्स फीमेल है। तो इसमें देखिएगा सेक्स जो है ये आपका फीमेल है और ये भी आपकी फीमेल है, मतलब कि ये प्रॉपर्टीज आपकी मिल रही है, दोनों के अंदर क्या हो रही है, मिल रही है। तो हम क्या करेंगे, जो प्रॉपर्टीज सिमिलर है हर क्लास के अंदर, ठीक है, उनको क्या करते हैं हम दोबारा नहीं लिखते हैं। उससे क्या होगा, दोबारा लिखने से काफ़ी सारा कोड हमें दोबारा लिखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम जाएगा हमारा, ठीक है। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए, और प्रोग्राम लंबा ना हो, उन सब चीज़ों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, सेम उसके लिए जो है यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर देते हैं, और उसकी जो प्रॉपर्टीज है उस नीचे वाली दूसरी क्लास में हम क्या कर देते हैं, इनहेरिट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरी क्लास में ट्रांसफर होने की जो प्रक्रिया है उसको इनहेरिट बोलते हैं, ठीक है, या इनहेरिटेंस बोलते हैं। समझ में आ गया इनहेरिटेंस क्या होता है। अब यहाँ पर देखिएगा जो क्लास फ्रॉम वेयर द प्रॉपर्टीज आर इनहेरिटेंस आल्सो नाउन। देखिएगा यहाँ पर जो कीवर्ड जो वर्ड है ये आपको ध्यान रखना है, एक तो सुपर क्लास और एक होता है सब क्लास। अब सुपर क्लास किसको बोलते हैं और सब क्लास किसको बोलते हैं, दो क्लास हमने ली, मान लीजिए ये वाली क्लास है और ये बी वाली क्लास है, ठीक है। इस क्लास की प्रॉपर्टीज इसमें जा रही है, तो यहाँ पर जो सुपर क्लास होगी वो कौन सी होगी, ये वाली होगी, ये सुपर क्लास हो गई, जिसकी प्रॉपर्टीज हम दूसरे में भेज रहे हैं वो सुपर क्लास हो गई, और जो प्रॉपर्टीज ले रहा है उसको बोलते हैं सब क्लास, उसको क्या बोलते हैं, सब क्लास बोलते हैं। या फिर ऐसे भी बोलते हो इसकी प्रॉपर्टीज हम इसमें जा रहे हैं तो इसको पेरेंट क्लास बोल सकते हैं आप, क्योंकि पेरेंट से प्रॉपर्टी कहाँ जा रही है, बच्चे में जा रही है, तो इसको चाइल्ड बोल सकते हैं आप, चाइल्ड क्लास भी बोल सकते हैं। तो ये नाम है इसके, ये भी आपको ध्यान रखना है, सुपर क्लास किसे बोलेंगे और यहाँ पर सब क्लास किसे बोलेंगे। तो जिसमें प्रॉपर्टी जा रही है उसको सब क्लास, और जो प्रॉपर्टी दे रहा है उसको क्या बोलते हैं हम,
सुपर क्लास बोलते हैं। इसके अंदर देखिएगा एक यहाँ पर और वर्ड यूज करते हैं, देखिएगा थोड़ा सा कहाँ गया हमारा ये वाला, इज ये रिलेशनशिप बिटवीन ए सुपर क्लास एंड इट्स सब क्लासेस बाय यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड। इसके अंदर ये इज ए रिलेशनशिप और यूज किया जाता है। इसके लिए कौन सा रिलेशनशिप यूज किया जाता है? इज ए रिलेशनशिप यूज किया जाता है। ये इज ए हमारे सिलेबस से अलग है, इसको समझेंगे नहीं हम, बस नाम ध्यान रख लेना कि इज ए इसमें यूज किया जाता है। इज ए रिलेशनशिप एक तरीके से रिलेशनशिप टाइप होता है, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा ये सब क्लास इनहेरिट ऑल द नॉन प्राइवेट मेंबर्स, जैसे कि फील्ड हो गया, मेथड हो गया एंड नेस्टेड जो क्लासेज हैं वो यहाँ पर फ्रॉम इट्स सुपर क्लास। तो ये जो मतलब कि सब क्लास है वो इनहेरिट कर सकती है, क्या क्या इनहेरिट कर सकती है? ऑल प्राइवेट मेंबर्स, जैसे कि फील्ड को इनहेरिटेंस कर सकती है, फील्ड की जो प्रॉपर्टी जो वो ले सकती है, मेथड्स को यहाँ पर वो इनहेरिट कर सकती है, और यहाँ पर नेस्टेड क्लासेज जो है इनको यहाँ पर एक्सेप्ट करती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कंस्ट्रक्टर आर नॉट मेंबर, कंस्ट्रक्टर जो है ये मेंबर नहीं है, सो दे आर नॉट इनहेरिटेड बाय सब क्लासेज। कंस्ट्रक्टर जो है मेंबर नहीं है, मैंने क्या बोला? नॉन प्राइवेट मेंबर्स जो है इनको ये इनहेरिट करता है। तो यहाँ पर देखिएगा जो कंस्ट्रक्टर है ये मेंबर नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर ये इनहेरिट नहीं किया जा सकता है सब क्लासेज के द्वारा, ये चाइल्ड क्लासेज के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर बट द कंस्ट्रक्टर ऑफ द सुपर क्लास कैन बी इनवॉक फ्रॉम द सब क्लासेज, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने जान लिया कि इनहेरिटेंस क्या होता है, ठीक है। अब इनहेरिटेंस के कुछ टाइप्स हैं, इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट के कुछ टाइप्स है, वो आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ। एक तो होता है सिंगल इनहेरिटेंस, और एक होता है हियरार्चिकल इनहेरिटेंस, और एक होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, और यहाँ पर दूसरा होता है, एक तीसरा होता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस, और एक होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। यहाँ पर ध्यान रखिएगा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है और एक यहाँ पर मल्टीपल इनहेरिटेंस है, ठीक है। अब यहाँ पर ये 5 टाइप के इनहेरिटेंस जो हैं वो प्रोसेस्ड होते हैं इसके अंदर, और यहाँ पर सबसे एक चीज जहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये वाला जो इनहेरिटेंस है वो इसके अंदर यूज नहीं किया जाता है, जावा के अंदर यूज नहीं किया जाता, इसको सी में यूज करते हैं। ये यहाँ पर जो है एरर्स दिखाता है, काफ़ी यूज ना करने का क्या कारण है? देखिएगा सिंपल सी बात हम याद रखना कि जो हम यूज नहीं करते ये खाली नाम मात्र का, इसको यूज नहीं किया जाता है, तो इसको ये जो तो फिर ये कंफ्यूज हो जाता है यहाँ पर जो सब क्लास है कि मुझे प्रॉपर्टी फर्स्ट क्लास के लिए नहीं है सेकंड क्लास, तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर प्रोग्रामिंग में एरर आ जाती है हमारी, और इसी ये वजह से इसको यूज नहीं किया जाता। समझ में आ गया? एक होता है सिंगल इनहेरिटेंस, ये मोस्टली यहाँ पर यूज किया जाता है। सिंगल इनहेरिटेंस की अगर बात करते हैं तो इसमें एक सुपर क्लास होती है और दूसरी सब क्लास होती है, जिसमें से सिंपल सी जो है सुपर क्लास डेटा जो अपनी प्रॉपर्टी जो किसको दे देता है, सब क्लासेस में चली जाती है, ठीक है। एक इस तरीके से इरेजियल इनहेरिटेंस होता है, इसमें सुपर क्लास जो होती है एक होती है, इसमें काफ़ी सारी सब क्लासेज में अपनी प्रॉपर्टीज ये डिवाइड कर देता है, जैसे सब क्लासेज फर्स्ट हो गई, एक सब क्लासेज और हो गई, इसके बाद और एक सब क्लासेज और हो गई, तो ये क्या करता है सब में जो है अपनी प्रॉपर्टीज यहाँ पर इनहेरिट कर देता है। तो इस वजह से यहाँ पर इसको इरेजियल प्रॉपर्टी, इस तरीके से डायग्राम बनता है इसका, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका सुपर ये इरेजियल इनहेरिटेंस। तीसरा एक मल्टी लेवल, नाम से ध्यान रखिएगा, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक सुपर क्लास है उसमें पहले प्रॉपर्टी जो है उसकी कहाँ जाएगी, सब क्लास फर्स्ट में जाएगी। अब यहाँ से इसमें क्या होता है कि जो दूसरी एक और क्लास है वो डायरेक्ट सुपर क्लास से जो अपनी प्रॉपर्टी है वो शेयर नहीं करेगा, ये डायरेक्ट ना लेके ये कहाँ से लेगा, पहले सुपर क्लास से फर्स्ट सब क्लास में आएगी या चाइल्ड क्लास में आएगी जो प्रॉपर्टी जो, और उसके बाद चाइल्ड से जो है इसके अंदर आएगी, किसके अंदर आएगी, सब क्लास 2 में आएगी, फिर यहाँ से जो है इसमें आएगी सब क्लास 3 में, फिर यहाँ से सब क्लास 4 में आएगी, इस तरीके से प्रोसेस चलता रहता है। तो ये डिफरेंस है मल्टी लेवल में और इरेजियल में। सुपर इसमें क्या होता है कि इसमें जो है एक बार में अलग अलग सब में जो है सब क्लास फर्स्ट में सुपर क्लास जाती है, सब क्लास सेकंड में भी सुपर क्लास से जाती है, और सब क्लास 3 में भी जो है सुपर क्लास से जाती है प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये यहाँ पर इसका डिफरेंस। एक होता है यहाँ पर आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस में क्या होता है कि जो प्रॉपर्टीज है, सुपर क्लास ये है आपकी, जिसको आप पेरेंट क्लास भी बोल सकते हैं, और ये आपकी चाइल्ड क्लास या सब क्लास है, ये आपकी चाइल्ड क्लास सब क्लास 2 है, और ये सब क्लास 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं वो पहले सब क्लास में जाएगी फर्स्ट में, और यहाँ पर पहले सब क्लास सेकंड में जाएगी,
और उसके बाद में जो है ये यहाँ से सब क्लास फर्स्ट की जो प्रॉपर्टीज है वो आपकी फर्स्ट सब क्लास थर्ड में जाएगी, और सब क्लास सेकंड की जो है ये आपकी कहाँ कौन लेगा, सब क्लास थर्ड लेगा, ठीक है। और डायरेक्ट भी यहाँ से जो सब क्लास थर्ड है वो डायरेक्ट भी सुपर क्लास फर्स्ट चलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज शेयर करता है, ठीक है। अब थोड़ा सा बेसिक इसकी जो थ्योरी है उस हिसाब से हम समझ लेते हैं। ये यहाँ पर जो है सिंगल इनहेरिटेंस तो आपको अच्छे से समझ में आ गया कि जो इसकी प्रॉपर्टीज है वो इसने ले ली। ए क्लास की प्रॉपर्टीज डायरेक्टली कहाँ गई, बी क्लास में। ये आपकी हो गई सब क्लास या चाइल्ड क्लास, और ये आपकी सुपर क्लास हो गई, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है। अब यहाँ पर सिंगल इनहेरिटेंस आपको समझ में आ गया। मल्टी इनहेरिटेंस में क्या होता है कि रेफर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ वन क्लास एक्सटेंडिंग मोर देन वन बेस क्लास। तो इसमें क्या होता है कि जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस में मैंने क्या बोला था कि बेस क्लास, देखिए एक और चीज ध्यान रखिएगा, बेस क्लास किसको बोलते हैं, मैंने बेस वर्ड यूज नहीं लिया शायद ऊपर, है ना। बेस भी जो है आपकी सुपर क्लास को ही बोलते हैं। बेस मतलब कि जहां से शुरुआत होती है, बेस है उसका, सुपर क्लास को ही आप बेस क्लास बोलते हैं, और जो सब क्लास है उसको चाइल्ड क्लास बोलते हैं आप, ये तो आपको बता दिया मैंने। तो यहाँ पर क्या होता है कि मल्टीपल बेस क्लास होती है, मोर देन वन बेस क्लास, जैसे कि ये भी बेस क्लास है, ये भी बेस क्लास है। द इनहेरिटेंस विल learned earlier had the concept of one base class or parents. The problem with the multiple inheritance is that the derived class will have to manage the dependency on two base class. ये यहाँ पर डेराइव्ड क्लास कहलाती है, जो सुपर क्लास है उसको डेराइव्ड क्लास भी कहते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि दो क्लास हमारे पास। अब ये कंफ्यूज होगा जो कि ये मैं किससे ले, आप जो प्रॉपर्टी हो कौन सी प्रॉपर्टीज मुझे यहाँ पर लेनी है, तो ये आपका इश्यू होता है, इसलिए मल्टीपल इनहेरिटेंस को हम यूज नहीं करते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये हो गया आपका, और ये काफ़ी रेयरली यूज किया जाता है, जो मतलब कि सब प्रोजेक्ट होते हैं उनके अंदर इसको यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है इनको यूज़ करने में, ये कुछ देते रखें। मोस्ट ऑफ ध्यान रखिएगा, मैंने शायद ऊपर गलत बोल दिया था, उसके लिए सॉरी चाहता हूँ। देखिएगा जो C++ है वो आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है, बाकी जावा सपोर्ट नहीं करता आपका, CS नहीं करता, .NET नहीं करता आपका, जो .NET है था वो भी नहीं करता, ठीक है। और स्मॉलटाल्क के सारे जो लैंग्वेजेज हैं वो आपकी जो है किसको सपोर्ट नहीं करती है, मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करती, केवल C++ जो है यहाँ पर इसको सपोर्ट करता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इसको यूज नहीं करते हैं मोस्ट ऑफ, जो अभी मोस्टली जो नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनके अंदर। एक आता है यहाँ पर आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल को मैंने बता दिया है कि यहाँ पर देखिएगा पहले जो प्रॉपर्टीज है, ये मान लीजिए आपकी सुपर क्लास है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज आपकी कहाँ पर जाएगी, बेस या सॉरी सब क्लास फर्स्ट में जाएगी। सब क्लास फर्स्ट की से जो है वो प्रॉपर्टीज शेयर किसको करेगा, ये आपकी सब क्लास सेकेंड को करेगा। तो इस तरीके से चलता रहता है प्रोसेस, ये मल्टी लेवल हो गया, ठीक है, एक से ज़्यादा लेवल। अब यहाँ पर हमने जो है इसके कॉन्सेप्ट, जो इनहेरिटेंस वाला कॉन्सेप्ट था उसको क्लियर कर लिया है। अब आते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। जो चौथा कॉन्सेप्ट है इसका UPS का, वो आता है पॉलीमॉर्फिज्म। कौन सा आता है, पॉलीमॉर्फिज्म आता है। पॉलीमॉर्फिज्म इज द कॉन्सेप्ट वेयर एन ऑब्जेक्ट बिहेव डिफरेंटली इन डिफरेंट सिचुएशंस। सिंपल भाषा में यहाँ पर बात करते हैं, जो ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है पॉलीमॉर्फिज्म में। कैसे, जैसे कि आपके पास मान लीजिए एक जो वाटर होता है, वाटर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है आपका, वाटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। वो अगर हम बात करें वो आइस की फॉर्म में रहेगा तो वो सॉलिड, उसका स्टेट कैसा रहेगा, डिफरेंट सॉलिड रहेगा। अगर उसको हम बात करते हैं, उसको जब थोड़ा सा मतलब कि उसको हीट करते हैं तो क्या करता है, वो लिक्विड की फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। जो और टेम्परेचर या फिर बॉईल करते हैं तो वो क्या करता है, वाष्प बन जाता है, वेपर बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये अलग अलग स्टेट में अपने अलग अलग प्रॉपर्टीज जो है, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग बिहेवियर दिखा रहा है अपना जो वाटर है। तो इसी को यहाँ पर क्या बोलते हैं, ये कॉन्सेप्ट होता है, ये पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है कॉन्सेप्ट। जैसे आदमी अपना एक ऑब्जेक्ट हो गया ह्यूमन, ठीक है। ह्यूमन के क्या होते हैं बिहेवियर जो है अलग अलग टाइम पे अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग होते हैं। कंप्यूटर ऑन ऑफ स्विच ऑफ, कंप्यूटर ऑन होता है तो उसका बिहेवियर अलग होता है, ऑफ कंडीशन में होता है तो उसका बिहेवियर अलग होता है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म के एग्जाम्पल है। अब थोड़ा सा यहाँ पर जो है इसको अच्छे से समझेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म जो है इसमें कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा पॉलीमॉर्फिज्म जो है एक कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है और एक रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा कंपाइल और जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है
इसको कैसे यहाँ पर यूज करते हैं, जो कंपाइल रन टाइम पे जो पॉलीमॉर्फिज्म अकर होता है या प्रेजेंट होता है उसको ओवरराइडिंग बोलते हैं, और जो रन टाइम कंपाइल टाइम पे जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है उसको ओवरलोडिंग पॉलीमॉर्फिज्म के जरिए डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब पॉलीमॉर्फिज्म देखिएगा, अगर बात करते हैं, देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा शायद आपको इसका बेसिक लैंग्वेज समझ में नहीं आया होगा। देखिएगा, जब क्या होता है कि एक ही ऑब्जेक्ट जो है, जो उसका फंक्शन पूरा का पूरा प्रोग्राम हो गया, मान लीजिए हमारा एक पूरा यहाँ से ए से लेकर कोई यहाँ पर जेड तक प्रोग्राम है, इसमें कई सारे फंक्शन हमने यूज किए, तो इसमें जो है एक ही फंक्शन जो है क्या होता है, एक मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट आपका ये यहाँ पर अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, ये फिर बीच में दूसरे फंक्शन में अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, तीसरे फंक्शन में अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, तो इस चीज़ को यहाँ पर क्या बोला जाता है, पॉलीमॉर्फिज्म बोला जाता है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, फिर देखिएगा एक होता है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन इज कॉन्सेप्ट ऑफ हाइडिंग द इंटरनल डिटेल एंड डिस्क्राइबिंग द थिंग्स इन सिंपल टर्म कंसीडरिंग द बिलो एग्जाम्पल। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट देखिएगा एक यहाँ पर एक कर लेता है, डेटा को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, जिसको हमें जरूरत होती है वही डेटा हमें दिखाता है। देखिएगा, हम मान लीजिए एटीएम से पैसा निकालने गए, तो हम क्या करेंगे, कार्ड को एंटर करेंगे, एटीएम जो पिन है वो लगाएंगे और पैसा अपने आप बाहर आ जाएगा। लेकिन क्या इतना सा ही प्रोसेस होता है, जो हम पैसा कार्ड लगा रहे हैं और निकाल रहे हैं तब तक? नहीं, इससे काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस होता है। लेकिन हमें कौन सा दिख रहा है, हमें बस कार्ड लगाया, पिन एंटर किया और हमारा जो पैसा निकला, बस यही प्रोसेस हमें दिख रहा है। यूजर को कितना दिख रहा है, बस इतना सा दिख। लेकिन पता है वहाँ पर कितनी कितनी जो अंदर क्या प्रोसेस हुई है, पहले वो जो है कार्ड को रीड करेगा, फिर उसके बाद में जो है अपने अकाउंट को एक्सेस करेगा, कितना बैलेंस है उसके अंदर, वो सारी चीज़ें उसमें एक्सेस करेगा, फिर वहाँ पर वो काउंटिंग करेगा नोटों की। ठीक है, तो उसके बाद में क्या करेगा कि जो कितने नोटों कितने के हैं वो सारी चीज़ें काउंट करके फिर आप उनको आउटपुट यानी कि पैसे आउट करेगा। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस जो है ये होता है, लेकिन हमें क्या है, वही प्रोसेस दिखाता है जो कि हमें ज़रूरत होती है। अब हमारे जरूरत ही नहीं है, जैसे कि पैसे काउंट कर रहा है, कैसे काउंट कर रहा है, हमें जानने की जरूरत ही नहीं है, तो वो हमें ये चीज़ नहीं दिखाएगा। तो ये आपका जो है आल, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि आल are performing operation on ATM machine like cash withdrawal, money transfer, retrieve, mini statement etc. But we can't know the internal detail about ATM। हम ये सारे जो है प्रोसेस के जरिए करते हैं, लेकिन अंदर क्या हो रहा है, कैसे ये कर रहा है काम, कैसे एटीएम काम करता है, हमें कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका एब्स्ट्रैक्शन, मतलब कि जो हमें ज़रूरत होती है उसी डेटा को दिखाता है। ये हमने कोई प्रोग्राम लिखा और उसको जब रन करते हैं, या फिर यूज़र को क्या करता है, रन करने के बाद में जो है वही डेटा दिखाता है जिसकी ज़रूरत होती है। बाकी के फालतू डेटा को, जो गार्बेज होता है, कचरा होता है, जो काम का ही नहीं है, उसको क्या कर देता है, एब्स्ट्रैक्ट कर देता है। ठीक है, ये होता है आपका एब्स्ट्रैक्शन। फिर होता है एक एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन क्या होता है, अब ये भी थोड़ा सा यहाँ पर जान लेते हैं। एनकैप्सुलेशन इज ए मैकेनिज्म दैट बाइंड द डेटा मेंबर ऑफ द क्लास विद द मेथड टुगेदर इनटू ए सिंगल एंटिटी। ये क्या करता है, डेटा को एक सिंगल एंटिटी में बाइंड करता है। एनकैप्सुलेशन, एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या हुआ है, एक बांधना, किसी चीज को एक जगह करना। कैप्सूल आपने देखा होगा, मान लीजिए कैप्सूल का एग्जाम्पल लेते हैं, इट इज रैप्ड विथ डिफरेंट मेडिसिन, इट कैप्सूल ऑल मेडिसिन इन एनकैप्सुलेटेड इनसाइड द कैप्सूल। ये एक कैप्सूल का एग्जाम्पल है, जो मेडिसिन का कैप्सूल होता है अपना। ठीक है, इस तरीके से होता है आपका। इसके अंदर क्या होता है कि एक क्लास है पूरी की पूरी, मान लीजिए कैप्सूल एक क्लास है, इसके अंदर कई सारे मेडिसिन मिक्स होते हैं, एक ही मिक्स मेडिसिन थोड़ी होता है, आप उसको खोल के देखना, कई तरह के कलर्स की मेडिसिन उसमें भी फील होती रहती है। ठीक है, ग्रीन, येलो, जो भी है। तो यहाँ पर ये क्या होती है, वेरिएबल्स और मेथड्स वगैरह इसमें फील होते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो पूरे चीज़ों को, वेरिएबल्स, मेथड को एक साथ जो है एक जगह पे जो है एनकैप्सूल करने का जो प्रोसेस है उसको एनकैप्सुलेशन कहा जाता है। तो ये क्या करता है कि जो मतलब कि जो वेरिएबल्स, जो प्रोसेस है प्रोग्राम के अंदर, जो आपके मेथड्स होते हैं, उनको ये एक साथ कर देता है, एनकैप्सूल कर देता है। ठीक है, Java Bean is the fully encapsulated classes because all the data members are private here। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। एनकैप्सुलेशन का मतलब समझ में आ गया। ये क्या करता है, आपका जो डाटा है, जो डाटा मेंबर्स ऑफ द क्लास है, उनको एक मतलब कि एक मेथड के जरिए एक सिंगल एंटिटी में ये बांध देता है, बाइंड कर देता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। हमने पूरे 6 के 6 जो कॉन्सेप्ट हैं उप्स के वो डिस्कस किए हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए उप्स के, जान लिए कि उप्स क्या होती है। अब आगे का जो नेक्स्ट जो टॉपिक है, मैंने आपको बताया था कि 2 टॉपिक अभी इसमें कवर करेंगे। एक तो यहाँ पर उप्स और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया है, और एक यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू IDE। IDE अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसके एडवांटेज भी दे रखे हैं सिलेबस के अंदर, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, IDE जो है ये क्या होता है? IDE का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। क्या होता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। दैट प्रोवाइड द यूजर इंटरफेस फॉर कोड डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड डिबगिंग फीचर्स। जो कि यहाँ पर यूजर को एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, किसका? कोड डेवलपमेंट का, जिसके माध्यम से आप कोड का डेवलप कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं कोड को, डिबगिंग कर सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, ठीक है। और इसको यहाँ पर कई तरीके के और जो फीचर्स हैं वो यहाँ पर इसके लिए यूज कर सकते हैं। तो सिंपल भाषा में बात करें तो IDE या इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो है एक सॉफ्टवेयर है। क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से आप किसी भी प्रोग्राम को बना सकते हैं, कोड को डेवलप कर सकते हैं, कोई सॉफ्टवेयर बना सकते हैं उसके माध्यम से, कोई जैसे कि एप्लीकेशन बना सकते हैं, कोई एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर बना लिया आपने, या फिर कोई कोई भी और प्रकार का जो है सॉफ्टवेयर बना लिया, विंडो सॉफ्टवेयर बना लिया। तो सारे के सारे जो है फीचर्स जो है इसमें होते हैं। साथ ही उसमें आप प्रोग्राम को, जो आपने प्रोग्राम जो कोडिंग की है उसको डिबग कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, और कोड बना लिख सकते हैं, और उसको जो है रन कंपाइल कर सकते हैं। इट प्रोवाइड सेवरल टूल एंड फीचर्स टू मेक इट डेवलपमेंट ईजी। ये कई सारे फीचर्स और टूल्स वगैरह जो है प्रोवाइड करवाता है ईजी डेवलपमेंट को ईजी बनाने के लिए। और यहाँ पर देखिएगा, अगर बात करते हैं तो द IDE आल्सो हैव द फैसिलिटी टू कंपाइल एंड इंटरप्रेट द प्रोग्राम। IDE जो है ये क्या करता है? फैसिलिटी देता है हमें प्रोग्राम को कंपाइल और इंटरप्रेट करने की भी फैसिलिटी इसमें मिलती है हमें। तो यहाँ पर सम ऑफ वाइडली यूज IDE आर एक्लिप्स फॉर जावा प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट। मोस्ट ऑफ जो मतलब कि जो IDE जो सॉफ्टवेयर है उसमें हम जो यूज करते हैं, एक तो आपका माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो हो गया, एक एक्लिप्स हो गया, उसके अलावा एंड्रॉयड स्टूडियो हो गया, मोबाइल ऐप वगैरह डेवलपमेंट के लिए। तो ये कुछ कॉमन जो मोस्टली यूज किए जाते हैं हमारे डेवलपर्स के द्वारा, वो उनके नाम है। ये क्या है? सॉफ्टवेयर के नाम है। एक एक्लिप्स हो गया, एक माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो हो गया, एक एंड्रॉयड स्टूडियो हो गया, ठीक है। तो ये सारे क्या है? IDE सॉफ्टवेयर है। क्या है? IDE यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सॉफ्टवेयर, जिनके माध्यम से आप कोड्स को बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग करके कोई सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, उनको टेस्ट कर सकते हैं, उनकी डिबगिंग, उनको कंपाइल, रन, इंटरप्रेट जो भी है करवाना आप करवा सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल के नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा देखिएगा RS स्टूडियो है, ये भी आपका IDE सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और एक R प्रोग्राम है, एक पाइचार्म है, एक पाइथन प्रोग्रामिंग है। ये सारे के सारे जो है काफ़ी ज़्यादा यूज किए जाने वाले क्या है? IDE सॉफ्टवेयर है, ठीक है। व्हाट इज IDE? IDE क्या होता है? मैंने वैसे बेसिक बता दिया आपको IDE क्या होता है। IDE जो है एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कि डिफाइन द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लोकेशन ऑफ द फाइल इजीली एंड मेक इट मोर अंडरस्टैंडेबल फॉर द यूजर। तो ये क्या करता है? विजुअल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करवाता है। ये सॉफ्टवेयर है जिसमें हमने मान लीजिए कोई कोड लिखा है, ठीक है, कोई भी प्रोग्रामिंग की है, मान लीजिए एक हमें सॉफ्टवेयर बनाया, एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन बना दी, ठीक है, स्कूल के लिए। तो ये क्या करेगा? इसमें हमने काफ़ी सारा कोड जो है लिख दिया, उसके लिए प्रोग्रामिंग कर दी। अब ये क्या करेगा? उसको रन कंपाइल करेगा, और उसका जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है वो भी हमें दिखा देगा। ये क्या कर देगा कि कैसा आपका एप्लीकेशन दिख रहा है, क्या क्या उसमें चल रहा है, क्या क्या फंक्शंस दिए आपने, उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी जो है ये उस फाइल का हमें प्रदान करता है, ठीक है। जिससे कि हमारे लिए समझना ईजी हो जाता है कि किस तरीके से एप्लीकेशन बनी है, क्या क्या इसमें फीचर्स बने हैं। इट कंटेंट डेवलपमेंट टूल सच एज टेक्स्ट एडिटर। IDE सॉफ्टवेयर होते हैं, उसमें टेक्स्ट एडिटर होता है आपका, कोड लाइब्रेरीज होती है, कंपाइलर होता है, टेस्ट प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को। कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट बिल्ड ऑटोमेशन टूल्स। जो अब ऑटोमेशन टूल्स होती है इसके अंदर, जो ऑटोमेटिक जो है बिल्ड करती है प्रोग्राम को, और डिबगर होता है जिसके हम अंदर जो है हम हमारे प्रोग्राम को डिबग कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स जो है इसके IDE के होते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ लिस्ट दे रखी है जो मोस्टली यूज किए जाते हैं IDE सॉफ्टवेयर, जिसमें मैंने आपको बताया माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो IDE का एक एग्जांपल है। नेटबीन्स जो है ये एक
ओपन सोर्स IDE जो है सॉफ्टवेयर है, जिसके माध्यम से आप फ्री जो है कर सकते हैं, अपना जो प्रोग्रामिंग है वो लिख सकते हैं, इसमें कोड लिख सकते हैं, ठीक है। एक पाईचार्म हो गया, एक इंटेल आइडिया हो गया, एक एक्लिप्स हो गया। इट इज़ ए फ्री IDE। एक्लिप्स जो है एक काफ़ी पॉपुलर है ये भी, जो कि फ्री IDE सॉफ्टवेयर है, और ये जावा डेवलपर्स और प्रोग्रामर्स को लिए यूज़ किया जाता है इसको, ठीक है। एक आपका कोड ब्लॉक्स हो गया। एंड्रॉयड स्टूडियो जो है आपका एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर होते हैं जो मोबाइल में होते हैं उनको डेवलप करने के लिए यूज़ किया जाता है। एक कोमोडो हो गया, रूबी माइन हो गया, कोड एक्स हो गया, एक्स कोड हो गया, ठीक है। तो सारे के सारे एग्जाम्पल है किसके, IDE के, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा IDE मैंने काफ़ी अच्छे से बता दिया है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये क्या करता है, हमारे वो काम को इजी बनाता है बाय प्रोवाइडिंग फैसिलिटी सोर्स कोड एडिटर। इसमें आप चाहे तो डायरेक्टली जो है सोर्स कोड कई, मान लीजिए कोई एप्लीकेशन है, कोई ऑलरेडी चल रही है, उसकी तरह आपको प्रोग्राम बनाना है तो उसका सोर्स कोड डाउनलोड करो, इसमें इम्प्लीमेंट करो, और यहाँ से आप डायरेक्टली उसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। और सोर्स कोड डायरेक्ट बिना कोड लिखे आप पूरा उस एप्लीकेशन का सोर्स कोड आपके इसमें विजुअल एडिटर में आ जाएगा। वहाँ से आप उसको देख के कुछ भी चेंजेस करना है थोड़ा बहुत करके वापस से अपना खुद का एप्लीकेशन बना सकते हैं बिना ज़्यादा कोडिंग किए हुए, ठीक है। तो ये सारे टूल्स इसमें फैसिलिटीज IDE में अवेलेबल होती है, ठीक है। व्हाट कैन यू डू विथ IDE सॉफ्टवेयर के साथ आप क्या कर सकते हैं, तो इनसे जो है आप कोई भी आपका डायनेमिक वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, ठीक है। कोड एडिटर इसमें होता है जिसके माध्यम से कोड को एडिट कर सकते हैं। कंपाइल और इंटरप्रेटर इसमें अवेलेबल होती है फैसिलिटी, ठीक है। डीबगर टू एक्सेस द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसमें डीबगर होता है जो कि आपका मतलब कि जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड अलाउ यूजर टू राइट एंड एडिट द कोड एडिट सोर्स, और जो सोर्स कोड होते हैं उनको एडिट वगैरह कर सकता है वो, ठीक है, और राइट कर सकता है, सारे काम इसमें हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक उसमें एडवांटेज देख लेते हैं, आपके सिलेबस में दे रखा है एडवांटेज क्या होते हैं इसके IDE। तो इट कैन बी यूज टू क्रिएट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ड्राइवर एंड यूटिलिटीज। मेन क्या होता है IDE का काम, ये भी खुद एक सॉफ्टवेयर है जो कि सॉफ्टवेयर्स बनाने के काम आता है, ड्राइवर्स बनाने के काम आता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पर देखिएगा दूसरा जो इसका एडवांटेज हुआ, इट अलाउड डेवलपिंग सॉफ्टवेयर इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विदाउट स्पेंडिंग मच टाइम एंड लैंग्वेज। ये कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है अपना सॉफ्टवेयर बना सकते हैं आप इसके माध्यम से। एक यहाँ पर देखिएगा ये क्या करता है, एबिलिटी टू करेक्ट सिंटैक्स, गिव द वार्निंग अबाउट मेमोरी लीक्स, असिस्ट इन राइटिंग क्वालिटी ऑफ कोड्स। ये आपको क्वालिटी ऑफ कोड्स लिखने में आपकी सहायता कराएगा कि कैसे आप एक अच्छा कोड लिख सकते हैं, कैसे सिंटैक्स को करेक्ट कर सकते हैं। ये आपके मेमोरी लीक से रिलेटेड वार्निंग वगैरह आपको देता है, ठीक है। ये इंक्रीज एफिशिएंसी को बढ़ाता है, फास्टर जो है काम करता है कोड लिखने में, हमारी फास्ट कोड लिखने में हमारी मदद करता है। एफर्ट को कम करता है, हमारी मेहनत कम होती है इसके अंदर, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऑटोमेटिक इसमें होती है, ठीक है। और हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको ऑर्गेनाइज करता है, मिस्टेक्स को कम करने में हमारी मदद करता है ये, ठीक है। शॉर्टकट्स ही हमारे देता है जिससे हमें ज़्यादा टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ टाइप किया, जैसे शुरू का लेटर टाइप किया, वहाँ पे उसका शॉर्टकट आगे का पूरा आ जाता है, ठीक है, जिससे आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। इट प्रोवाइड प्रोग्राम रिसोर्सेज दैट इजी, प्रोग्राम रिसोर्सेज जो है ये प्रोवाइड करवा देता है। तो ये सारे के सारे जो है बेसिक चीज़ें हैं, आपको ज़्यादा कुछ डीपली पढ़ना नहीं है, ये सारे के सारे जो है इसके जो है एडवांटेज है। ये क्या कर सकता है, IDE मैनेज रिसोर्सेज सच एज लाइब्रेरी फाइल्स को मैनेज कर सकता है, हेडर फाइल्स, ठीक है, इन सभी को एक स्पेसिफाइड लोकेशन पे ये जो है मैनेज कर सकता है। उसके बाद में दिस इंक्लूड प्री इंस्टॉलेड लाइब्रेरीज फॉर ए स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये क्या करता है, प्री इंस्टॉलेड जो लाइब्रेरी होती है, इंस्टॉलेड जो लाइब्रेरी होती है जो पहले से इंस्टॉल की हुई होती है, उनको जो है यहाँ पर एक उनको यहाँ पर रखता है, ये पहले से उसमें रहती है, जो कि हमारे लिए जो है एक स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, ठीक है। उसके बाद में दैट मेक डेवलपर इजियर बाय यूजिंग सिंटैक्स हाईलाइट फीचर्स, ठीक है। तो ये सिंटैक्स वगैरह की जो फीचर्स हैं वो इसमें अवेलेबल होते हैं। और यहाँ पर डेटाबेस एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं आप इजीली इसके माध्यम से। प्रोवाइड सर्विस टू सॉर्ट, सर्च, रिट्राइव एंड प्रोसेस डाटा इन डेटाबेस, ठीक है, ये सारे इसके फीचर्स हैं। और यहाँ पर देखिएगा तो ये ध्यान रखिएगा, इट हेल्प टू कीप ट्रैक द कोड, जनरेट कोड एंड अलाउ सर्चिंग। ये सारे के सारे इसके एडवांटेज। तो ये दो टॉपिक थे जो हमने सिलेबस के अनुसार यहाँ पर कंप्लीट किए हैं, और उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है। अभी इस वीडियो में बस इतना ही है, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते जाएगा। मिलते हैं ना एक और नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद।